अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज भी हस्ब मामूल एक सबका लिखा हुआ मज़मून है, उस पे बात करेंगे। और मौजू की मुनासबत इसलिए हम वही इस्टेब्लिश करेंगे कि बात भी होती है लोगों से, लोग उसके ऊपर मुख्तलिफ़ हवालों से मुस्बत तनकीद भी करते हैं, लेकिन फिर तान वहीं जाके टूटती है कि ये बात चली कहाँ से थी। क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त जमहूरियत पसंदी, लोगों के हुकूक, इदारों की हुदूद, इन सारी चीज़ों के ऊपर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ एंगल से बात करते हैं। लेकिन जो साहिब फ़हम हैं, जिन्होंने पढ़ा लिखा है, जो दुनिया देखते देखते बड़े हुए हैं, उन सारों को पता है कि ये जो है ये गीली मुंडेर है, इस पे पाँव नहीं रखना। और जो सूरत हाल है वो ये है कि आपने इस्तेहकाक दिया है, सबसे पहले आपने जवाज़ फराहम किया है। आइन ने जवाज़ फराहम नहीं किया था। आइन के साथ एक गैर आइनी बेईमानी करके, बदयांती करके, तो शहरी हुकूक सलब करने के लिए एक वक्त में आपने एक कम्युनिटी को, यानी अहमदिया कम्युनिटी को टारगेट किया था। और उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि थोड़े से हैं, खैर है, अमन पसंद हैं, इनका क्या मसला है, कुछ करना तो इन्होंने है नहीं जवाबी तौर पर। तो उसके बाद यानी जैसे सियासतदान के बारे में, ये जो दुनिया के अहले इल्म हैं सियासत के सब्जेक्ट के ऊपर, वो जानते हैं कि उसकी नज़र अगर कतरे में दजला दिखाई न दे जुज़्व में कुल, इस मयार पे पूरी नहीं उतरती, तो वो आपका एक लीडर हो सकता है। लीडर तो कोई भी 10 बंदे या 50 या 100 या 1000 आदमी पकड़ के किसी को आगे कर दें तो वो लीडर ही उनका कहलाएगा। लेकिन उसको अपनी हकीकी मानों में आप सियासतदान नहीं कह सकते। इल्म सियासत जो है वो एक बाकायदा इल्म है, और उस इल्म की रूह से वो आज आपके फ़ैसलों के नताइज, आपकी कैलकुलेशंस और आपकी जो समाजी इंडिकेटर्स हैं, उनके हवाले से आपको बता देता है कि ये जो आप करने लगे हैं इसका नतीजा क्या होगा। इस हवाले से जो दुनिया के वाक़यातन जिनको सियासत के समंदर के जो अच्छे तैराक होते हैं, वो कभी भी वक्ती मफाद की खातिर दूर मार और देर पा नुकसान का सौदा कबूल नहीं करते। लेकिन जिन जिन के पास मसला ये होता है कि वो पावर हंगरी या सीट के पीछे भाग रहे होते हैं, और सीट बचाना, कुर्सी बचाना उनकी बुनियादी पहली तरजीह होती है। उसके बाद लोग बचते हैं या नहीं बचते, आपका मुआशरा बचता है या नहीं बचता, आने वाली नस्लों के साथ क्या होता है। वो एक दफ़ा सेनेटर सरअंजाम खान एक तकरीब में, सवात में तकरीर कर रहे थे, तो उस वक्त ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई अभी इस तरह की सेलिब्रिटी नहीं बने थे, और ये सारा नोबेल प्राइज़ और ये सिलसिला अभी चूँकि नहीं था, अपनी एक ज़ाती हैसियत में हक़ की और अपनी सोच की और अपनी उसकी जंग को महदूद पैमाने पर अपने दायरे में, अपने ही खित्ते में रह के लड़ रहे थे। लेकिन जहाँ वहाँ जो तकारीब होती थी, जो मुख्तलिफ़ मौक़े पे जहाँ बोलने का सूरत हाल होती है, वहाँ पे बात करते भी थे। तो वहाँ सवात में ही एक तकरीब में ये उन्होंने मुझे, ज़ियाउद्दीन साहब ने जो ख़ुद बताया हुआ वाक़या, और जो जो लोग हयात हैं उनकी ज़िंदगी में जब आप उनके ऊपर बात करते हैं तो उनके पास चूँकि तरदीद का ऑप्शन खुला होता है। वैसे भी मैं पेश करने से पहले उसको खंगाल के देख लेता हूँ और उसकी जुज़ियात तक पे नज़र रख के फिर पेश करता हूँ, क्योंकि ये जो गुड फेथ होता है कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, तो उनके अंदर एक ख़ास यानी ये अंडरस्टैंडिंग है, एक ट्रस्ट होता है कि अगर वहाँ से बात आई है तो वो एज़ सच पूरी की पूरी उठा के तस्लीम करने के काबिल है या नहीं है। यानी उसकी जो वैसे तो इख्तलाफ़ राय अपनी जगह पे है, वो सारा आँखों पे होता है, लेकिन एक होता है कि आपने हक़ाइक़ अपने गुड फेथ के साथ और पूरी जितनी आपको तौफ़ीक है उसके साथ आपने
वो कोशिश की है कि जो बात है वही पेश की जाए। तो मैं फिर उसी सब्जेक्ट की तरफ के यानी सरंजाम साहब उस वक्त भी गालबन सेनेटर थे या क्या, तो उस वक्त वो तकरीब में मैंने खुसूसी के तौर पर आए हुए थे और जो होस्ट स्पीकर्स होते हैं उनमें से ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई ने एक बात कही कि दुनिया में जो बड़े सियासतदान और बड़े सियासी निज़ाम हैं उनके लीडर अगली नस्लों को सामने रख कर पॉलिसीज़ भी वज़ा करते हैं, बात भी करते हैं, तहरीकें भी चलाते हैं। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में और हमारे जैसे मुआशरों में जो हमारा सियासी लीडर होता है वो अगले इलेक्शन को सामने रख कर नारा देता है, अगले इलेक्शन को सामने रख कर पॉलिसीज़ पेश करता है या वज़ा करता है, और अगले इलेक्शन ही को सामने रख कर वो किसी भी इशू को मौत ज़िंदगी का सवाल बना लेता है। अब हमने चूँकि 70 की दहाई के इब्तदाई सालों में जो खिलवाड़ किया था, आइन के साथ किया था, उसके और आज के दौर के दरमियान 4 दहाइयाँ बीती हैं, और 4 क्या बल्कि अब तो 5वीं दहाई चल रही है। इन 5 दहाइयों में 2 नस्लें जवान हो जाती हैं और उन दोनों नस्लों को सच नहीं बताया गया। हत्ता कि जहाँ वो हक़ाइक़ को ख़ुद उलट पलट कर उसके ऊपर तनकीदी जायज़े के तौर पर बात को खोलने की कोशिश कर सकते थे, खंगालने की कोशिश कर सकते थे, वहाँ माहौल ऐसा क्रिएट किया गया कि उनको एक मुसलसल मज़हबियत पसंदी, इस्लाम पसंदी, इस्लाम नहीं इस्लाम पसंदी, मज़हब नहीं अपनी रूह के मुताबिक बल्कि मज़हबियत पसंदी, उसके ऊपर ट्यून कर दिया गया। और पढ़ने लिखने का और तहकीक का जो ज़ौक़ है वो जब आपकी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो जमातियों के उनके ऊपर चली जाएंगी और वहाँ पर धड़े फ़ैसला करेंगे कि जमीयतुल फ़लाँ और जमीयतुल फ़लाँ के किस किस के नाम लें, और वहाँ पर बॉटनी और ज़ूलॉजी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री और साइंस सोशल साइंसेज़ की नहीं नेचुरल साइंसेज़ के डिपार्टमेंट्स में वो कुटारे और मार कुटाइयाँ मचेंगी सिर्फ़ अपनी सियासी और अपनी धड़ेबंदी की सुप्रीमेसी को कायम करने के लिए। वहाँ किसने तहकीक करनी, किसने सवाल उठाने, कहाँ का इल्म और कहाँ की दानिश। मफाद परस्ती का कल्चर आम हुआ और होता चला गया। अब आके चूँकि आप जिस तहसील, जिस इलाके, जिस सूबे, जिस हिस्से की तरफ भी पाकिस्तान में मुँह करते हैं, वहाँ से आपको ऐसे ही हक तलफियाँ, ऐसे ही आइन से मुतसादम प्रैक्टिसेस और आइन और कानून की बिल्कुल अदम दस्तयाबी बाज़ सूरतों में वो अब नज़र आ रही है। जगह जगह आपको उसका सामना करना पड़ रहा है। और जिस मज़हबी स्टेट के आप शौक़ में चले थे, किला बनाने चले थे इस्लाम का, वहाँ पर जगह जगह दरारें पड़ी हैं और उन दरारों से जो इंसानियत के जो अखलाक रिस्क के आपको बाकी दुनिया को दिखाई दे रहे हैं, उनका बानिए इस्लाम और इस्लाम के अव्वलीन खैरुल कुरून के दौर से कोई नाता, कोई मैचिंग, कोई मुताबिकत नहीं है। अब ज़ाहिर है मजबूरी है, अब जगह जगह लोग सवाल उठाते हैं और कोई ज़ाती तौर पर टेलीफोनिक टॉक में बात कर लेते हैं, कोई अपने महदूद दायरों में डिस्कशन कर लेते हैं, कोई कहीं लिख भी देता है। तो उसी हवाले से आज भी जैसे मैंने कल उनका प्रोफेसर ताहिर मलिक का मज़मून पढ़ा था, तो आज वो पॉलिटिकल साइंसेस के जो तज्ज़ियाती हवाले से उनसे बात भी हुई। वो ये कह रहे थे कि इस पे तो अब मुस्तकिल बात करते रहने की ज़रूरत है। सिर्फ़ ये है कि माहौल इतना खौफनाक बना दिया गया है कि तकरीबन यही लग रहा है कि जो बोलेगा वो मरेगा। लेकिन हमारा जो इस पे स्टांस या कहना है वो ये है कि जनाब जो बोलेगा वो मरेगा तो एक ख़दशा है। अब तो आप ना बोल के मर रहे हैं और चुप रहना आपकी मौत का सबब बन रहा है। अब मरना तो यानी जो नहीं बोलते वो क्या सारी उम्र ज़िंदा रहते हैं? मरना तो ठहर गया ना, मरना तो वैसे भी है, हर किसी ने मरना है, जो जम्या उस मरना। तो अब ज़ाहिर है, अब कोशिश ये है कि आप उस पर अगर बर वक्त उस वक्त बोलें जिस वक्त उसके कोई माना हो, उस वक्त बात करें
जिस वक्त उसकी ज़रूरत हो तो हो सकता है कि ये आने वाली नस्लों पर एक एहसान हो। और जिस तरह इस वक्त की नस्लें 5 दहाइयाँ पहले के फ़ैसलों के ऊपर इस वक्त बेइख्तियार यानी अपनी बज़ुबान हाल लानत डाल रही हैं, तो आज का मुस्बत आवाज़ उठाया हुआ जो है दानिश्वर की मुस्बत आवाज़, बात करने वाले की मुस्बत तौर पर वहाँ पे खड़े होना अपनी बात के ऊपर और स्टैंड लेना मुमकिन है, बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि 1-2 नस्लें 1-2 दहाइयों के बाद वो आप पे तशक्कुर के जज्बात से आपका ज़िक्र करें कि वक्त तो बहुत बुरा था, हालात तो यही थे। तारीख़ कहीं मसख़ करने की कोशिश की जाती है, होती नहीं है। तारीख़ जो है वो जैसे कॉम्प्लें फूटती हैं, वो इस तरह हक़ाइक़ फूट पड़ते हैं उसके वजूद के ऊपर अंदर से। इसलिए वो उस वक्त भी आप आज के दिन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे होंगे, उस वक्त बात की जा रही होगी। उस दौर को सामने रखते हुए ये आज का मज़मून है। ये आज से 4 साल पहले का है, लेकिन अब देख लीजिए कि उसके अंदर ख़दशात या उसके अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब खुल के तो सामने आए हैं। उनमें से कोई ऐसी बात नहीं है कि गोया आपके सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो के ऊपर एक इल्ज़ाम आयद किया गया था। वो हक़ाइक़ थे, आज पेश करते हैं तो वो आज भी ताज़ा लग रहे हैं। उन्वान है इसका कि अभी तो तनकीद हो रही है। काबिल अजमेरी के एक शेर से ये उन्वान लिया है, और शेर से उन्वान लेना तो अगरचे ज़ौक़ी सी बात है, लेकिन इस तलाज़मा ख़याल से कुछ मारूज़ी हक़ाइक़ जुड़े हुए हैं, उन पर गौर करने के लिए अहले पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड के अहले फ़िक्र को दावत है। पहले पूरा शेर अर्ज़ कर देता हूँ, उससे भी काफ़ी मफ़हूम वाज़े हो जाएगा। अभी तो तनकीद हो रही है मेरे मज़ाक़े जुनूँ पे, लेकिन अभी तो तनकीद हो रही है मेरे मज़ाक़े जुनूँ पे, लेकिन तुम्हारी ज़ुल्फ़ों की बरहमी का सवाल आया तो क्या करोगे। दुस्तूर पाकिस्तान में अहमदियों से मुतल्लिक़ा आइनी तरामीम की गैर आइनी नाइंसाफ़ी की नोयत कुछ इस तरह की है कि वो ज़हन को ऐसे सवालों से परेशान करती रहती है कि जो तलवार सिर्फ़ अहमदियों पर चलनी थी, उसके वार अब शियों पर भी पड़ रहे हैं, हज़ारा कम्युनिटी पर भी पड़ रहे हैं। नाम बदल बदल कर वो चड़ेल बच्चे खाती जा रही है, और हम समझे बैठे हैं कि कोई बात नहीं, वो तो अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया था। सवाल तो ये है कि क्यों, हक किसने दिया था एक सियासी और जमहूरी फोरम को कि किसी के भी अकीदे का फैसला करे। इल्हाम और वही तो होती नहीं है। अब आपके सबके अकायद जो मेन स्ट्रीम सरकारी मुसलमान हैं, उनके अकायद की रूह से अब इल्हाम भी नहीं होता और वही भी नहीं होती। तो फिर उस 1974 वाले आइनी फैसले की और उस जुल्म की सनद क्या है आपके पास? क्योंकि सियासी फोरम को तो सियासत यह हक नहीं देती। तो क्या पार्लियामेंट और जमहूरियत सनद हैं? तो कल को अगर इंडिया की पार्लियामेंट एक मुत्तफ़िका बिल के ज़रिए हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को गैर मुस्लिम करार दे दे और फिर उन पर मज़ालिम तोड़े, तो बाकी दुनिया अगर सवाल उठाए तो उसे इंडिया का दाखिली मसला कहकर चुप करवा दे। इस हट धर्मी पर मुसलमानों का, या यूं कहिए कि पाकिस्तान के सरकारी मुसलमानों का क्या जवाब होगा? मुझे वो जवाब जानने में दिलचस्पी है, क्योंकि अहमदियों के मसले का भी असल में वही जवाब है। अब ज़रा इस सियासी और जमहूरी तनाजुर पर भी गौर फरमाएं, क्योंकि अक्सर लोग जमहूरियत की वकालत करते हुए अहमदियों के बारे में की गई आइनी तरमीम के हक़ में ये इस्तदलाल घड़ के लाते हैं कि चूँकि ये फ़ैसला एक जमहूरी हुकूमत ने डेमोक्रेटिक प्लेटफार्म से किया है, इसलिए अब इसको तस्लीम करना हम सब पर एक आइनी ज़िम्मेदारी आयद करता है कि हम अहमदियों को गैर मुस्लिम तस्लीम करके एक जमहूरियत पसंद शहरी होने का सबूत दें। गुड, ठीक है। जमहूरी हलकों की तरफ से पेश करदा ये कमज़ोर तरीन इस्तदलाल है जिसको उतनी ही आसानी से रद्द किया जा सकता है। सिर्फ पिछली सदी में हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटमी बमबारी से लेकर फ़लस्तीन पर गासबाना कब्ज़ा, ग्वाटेमाला, वियतनाम, कंबोडिया और इराक पर फ़ौजकशी और बमबारी के अलावा अमेरिका और नाज़ी जर्मनी के नस्ली तअस्सुब पर मबनी कवानीन और नस्ल कुशी के
कैंप्स वगैरह, तमाम मजालिम और इंसानियत के ख़िलाफ़ घिनौने जराइम, ये तमाम तर जमहूरी हुकूमतों ही के परवरदा और तैयार करदा थे। इसलिए जमहूरी हुकूमतों के बनाए गए कवानीन और उनके जालमाना कारनामे किस तरह से भी, किसी भी तरह से तकदीस की ज़मानत नहीं ठहरते। जबकि दूसरी तरफ इंसानी हुकूक हैं जो मुकद्दस होने के लिहाज से हमगीर भी हैं और आफाकी नौयत के भी हैं। उनकी एक बैनुल अक़वामी जस्टिफिकेशन पाई जाती है उनके अंदर। हर ज़माना और हर खित्ता उनकी तकदीस और तहफ़्फ़ुज़ की गवाही भी देता है और तकाज़ा भी करता है। वो इंसानियत का ऐसा फितरी और पैदाइशी हक हैं कि जो किसी जमहूरी या गैर जमहूरी इदारे की अता नहीं, बल्कि बनी नौ इंसान का एक पैदाइशी और दायमी इस्तेहकाक है। और हर वो कानून जो ऐसी गैर फितरी नाइंसाफ़ी पर मबनी हो, उसका इनकार हर बाज़मीर इंसान के ऊपर फ़र्ज है। इस बैनुल अक़वामी इंसानी फरीज़े की तफसील रूसो, जेफरसन, थोरियो, मार्टिन लूथर किंग, गांधी, नेल्सन मंडेला, इन सब ने ही नहीं, बल्कि ये इतना दायमी और आफाकी उसूल है कि इसको हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद भी हासिल है। इलावा अज़ीं, ये जो दूसरी आइनी तरमीम पाकिस्तान के आइन में फ़राहम किए गए मंदरजा झैल हुकूक से भी मुतसादिम ठहरती है, जिनकी ज़मानत दस्तूर पाकिस्तान हर शहरी को देता है। आर्टिकल 17 फ़िक्री आज़ादी के लिए, आर्टिकल 20 मजहबी आज़ादी, आर्टिकल 25 इम्तियाजी सलूक के ख़िलाफ़ ज़मानत फ़राहम करता है और आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार का ज़ामिन है। इसी तरह ये तरमीम आर्टिकल 8 की रूह से इसलिए भी साकित समझे जाने के लायक ठहरती है कि आर्टिकल 8 के मुताबिक हर वो कानून जो इस बाब में बयान करदा हुकूक को सलब करे वो बेहैसियत होगा। अंदरी हालात जमहूरियत के नाम पर दूसरी आइनी तरमीम न सिर्फ बेइंसाफ़ी और हट धर्मी पर मबनी है और बजाय खुद गैर आइनी भी है, तो इसलिए उसको रद्द करना हमारी जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है। और इस फ़र्ज़ की अदायगी की तलकीन तमाम अहले इल्म व अक़ल, असहाब को, दानिश्वरों को, पैगंबरों तक की तरफ से भी है। इस वक्त अहले पाकिस्तान के गैर मुतअस्सब शुरफा को इस ज़रूरत को पहचानने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान गैर जानबदार रियासत के मकाम पर फायज हो सके। इस वक्त पाकिस्तान का रियासत के तौर पर सबसे बड़ा अलमिया यह है कि पाकिस्तानी रियासत इस वक्त गैर जानबदार रियासत नहीं है। दुनिया की सियासी तारीख़ में जमहूरियत ने इंसान को इस्तबदाद की चक्की से निकाल कर आज़ादियाँ अता की थीं, आज़ादी इजहार और आज़ादी अकायद की ज़मानत दी। इस गैर आइनी, गैर सियासी और गैर इंसानी तरमीम से तो पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क बन गया है जिसने जमहूरियत के हथियार को इस्तेमाल करके इंसानियत को बादशाहत और अमरीयत के पंजे से छुड़वाकर मुल्लायत के खूंखार पंजों में जकड़ दिया है। और ये शिकंजा इसलिए भी ज़्यादा मायूस कुन और ख़तरनाक है कि ये तो जबर इस्तबदाद के लिए दीन और मज़हब से सनद याफ्ता है। मतलब उनके नज़दीक जो जिन लोगों के अकायद का ये हिस्सा हो कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है और दीन को बिलजबर फैलाना मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, और जो इस तरह की इस्तबदाद वाली और लोगों पे चढ़ाई करने वाले जहादियत के ऊपर उनकी तकरीरें करते हुए ज़ुबान न थकती हो, उनसे सनद, वो जो सनद देंगे वो इस जबर को जायज़ समझेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अपने फ़लसफ़े घड़ के जो पेश कर रहे हैं इस ज़माने में, वो इस्लाम की बदनामी का तो बायस बन ही रहे थे, पाकिस्तान के रियासती तशख़्ख़ुस के ऊपर भी वो एक कलंक का टीका बन के बैठे हुए हैं। और रियासत को बहरहाल ये फैसला करना पड़ेगा, वो इनकी कसलेसी और इनकी गुलामी करके बाकी सारों की गर्दनें इनके हाथ में पकड़ाएगी या अपनी रेट को एस्टेब्लिश करके उनकी गर्दनें भी छुड़वाएगी और इनको भी इनके दायरे कार में महदूद करे। बात आप जब करते हैं कि जी सियासियात और पॉलिटिकल साइंसेज और
अपना समाजियात की, तो आपको इनमें से कुछ भी नजर नहीं आता वहां होता हो। इतने आप मासूम हैं, बेवकूफ हैं। क्या है असल में मसला, क्या है? सामने की बातें हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों ने, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दे आर हैप्पीली मैरिड विद द नॉनसेंस। तो अगर आप बदयांती के साथ और इतने बड़े लेवल पर समाजी और सियासी बदयांती के साथ इफ़ यू आर हैप्पीली मैरिड, फिर जाहिर है फिर हालात आपको बताएंगे कि अब क्या हो रहा है, और उसका फिर यही कोर्स, हालात तो फिर यही कोर्स अडॉप्ट करते हैं। जिस वक्त आप किसी चीज़ में आप मालिक कुल और खालिक कुल बन बैठेंगे, खिते चाहे एक खिते के ही बने, तो वो एक नौजवान ने एक ज़माने में शेर कहा था कि खुदाई का दावा करो शौक़ से, मगर याद रखना खुदा और है। तो वो फिर सिलसिला चूँकि मुख्तलिफ है, वो फिर अपने होने का सबूत देगा और देता है। फिर उस वक्त आपका फिर एहतजाज के क्या मानी है? आपने बेईमानी के ऊपर बुनियाद रख के हक तलफियों की रिवायत शुरू की थी, तो अब वो हक तलफियों का जो कल्चर है वो आम हुआ, तो उस पर बढ़ते बढ़ते अब उसकी लपटों से, उस आग की लपटों से ना मीडिया की बस्तियां महफूज रहीं, ना आपकी अदलिया की बस्तियां महफूज हैं, ना आपकी इस्टेब्लिशमेंट महफूज रही है, ना आपके सियासतदान महफूज हैं। तो अब ये वक्त जो है वो इस तरह एडाकिज़म का नहीं है, अब इसको संजीदगी से बैठ के गौर करने का है। आखिरी पैराग्राफ ये है कि बानी इस्लाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में उलमाए सू को बंदर से तशबीह दे रखी है। तो गोया आपने आइन साजी करके और आइन साजी की बंदूक बंदर के हाथ में लोड करके थमा दी है, और खुशगुमान है कि ये सिर्फ अहमदियों और शियों को मारेगा। अरे भाइयों, वो किसी को भी मार देगा। खुदा के लिए कोई तरकीब करके इस बंदर के हाथ से बंदूक वापस लो, वरना आप तो गैर महफूज हैं ही, आपकी नस्लें उससे ज़्यादा एट स्टेक हैं। रहे नाम अल्लाह का, अगर बातें हमने तो जो पेश करनी है वो करनी है जो टेबल पे पड़ी हुई सच्चाइयाँ और हकायक सामने नज़र आ रहे हैं। अब आप इनको पकड़ें, इनको एक एक करके इनका मुशाहिदा करें, इनको नथार के देखें, आपको पता चल जाएगा कि बात आपको अब जो है मामलात को, रेट को इस्टेब्लिश करने और बदयांतियों को अनडू करने के लिए आपको बहरहाल वहीं से वापस जाना पड़ेगा जहाँ से आपने खिलवाड़ का आगाज़ किया था। इसका ना कोई शॉर्टकट है, ना इसका कोई मिडल वे है। वो जिस तरह वो किसी ने कहा ना कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता, दरमियान में कुछ नहीं होता। तो ये सोशियो पॉलिटिकल उसूल जो हैं वो भी बिल्कुल या इस तरफ होते हैं या उस तरफ होते हैं, ये इसमें दरमियान में कुछ नहीं होता। आप खेल के देख चुके हैं, आपके खारजा पॉलिसी भी हाथ से गई, दाखिली इस्तेहकाम को भी जो शक्ल है वो नज़र आ रहा है। अब इसको दोबारा से देखना पड़ेगा, सबको संजीदा होना पड़ेगा, वरना फिर जो सूरत हाल है उस पर इनफरादी तौर पर अगर 2, 4, 10 अफराद कुड़ते भी रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कुड़ने का और इस गलती को तस्लीम करने का और इसके ऊपर संजीदा इक़दामात करने का काम रोज़े अव्वल से शुरू करना पड़ेगा और रियासत ही को शुरू करना पड़ेगा। अल्लाह तौफीक दे, वरना जिगर मुरादाबादी ने कहा है कि अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं। फैज़ान मोहब्बत आम से ही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।